आजकल देखा जाए तो 100 में से 10 महिला ऐसी है कि उनको साइकिल इरेगुलर है, पीसीओडी है, पीसीओएस है और हार्मोन इम्बैलेंस है। तो आज इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सालवे और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ वलसाड़ के संस्कार हॉस्पिटल में, जहाँ के डॉक्टर है केयूर पडालिया, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, मीन्स स्त्री रोग तज्ञ है। वो बहुत मशहूर है यहाँ के वलसाड़ के। इनके यहाँ पेशेंट वापी, वलसाड़, नवसारी, सूरत और महाराष्ट्र से भी आते हैं, जैसे कि नासिक हुआ, पालघर हुआ, डाहन हुआ। और उनकी मिसेज भी है नेहल पडालिया, वो एक बीएमएस है। तो आज उनसे बात करते हैं कि आखिर साइकिल इरेगुलर क्यों होती है, साइकिल इरेगुलर होने के चांसेस क्या है और इसके प्रिकॉशन कैसे लेने का, पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस क्या है। तो इनसे बात करते हैं। पहले तो डॉक्टर का सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी, पहले आपका नाम बताओ। डॉक्टर केयूर पडालिया मेरा नाम है। मैं 13 साल से वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और मेरा प्राइवेट खुद का हॉस्पिटल है वलसाड़ में, अब्रामा में, संस्कार हॉस्पिटल, जो पहले सिर्फ गायनेक फैकल्टी था, अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट में मैं हूँ, आईवीएफ एक्सपर्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सब है। तो जो गायनेक है वो फैकल्टी में जिसमें कॉम्प्लिकेटेड केस है वो ज़्यादातर हम सॉल्व करते हैं और काफ़ी सालों से ये काम करते हैं। तो हमारी एक्सपर्टाइज का लोगों को बेनिफिट मैक्सिमम मिले उसका हम प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जाए तो कई सारी महिला है उनको साइकिल रेगुलर नहीं होती है, ऐसा क्यों? जैसे कि लेडीज़ में साइकिल इरेगुलर होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि फॉलिकल जो है वो जनरली लेडीज़ को 14 या 15 डे पे बन के वो रिलीज़ होना चाहिए। वो रिलीज़ नहीं होता है, बनता नहीं है, किसी को रिलीज़ नहीं होता है। उसके कारण अगर रिलीज़ होता ही नहीं है तो मेंसेस उसका रेगुलर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको हार्मोन इम्बैलेंस में वो केस रहता है। जैसे कि कोई एक अगर फॉलिकल है और वही अगर बनता है, डोमिनेंट फॉलिकल बनता है और वो बड़ा होता है, बड़ा होकर रप्चर होता है, तो नेचुरली मेंसेस आने के चांस उतने ही अधिक है। लेकिन अगर कोई एक फॉलिकल बनने की वजह से उसका हार्मोन इम्बैलेंस होता है, हार्मोन उसको पहुंचते नहीं है, काफ़ी सारे फॉलिकल है जो सब चाहते हैं कि मैं भी बनूं, मैं भी बनूं, मैं भी बनूं, तो उसमें जैसे कि 12 से 15 फॉलिकल है तो सब हार्मोन उसका ले लेते हैं। तो टोटल अगर 10 हार्मोन हैं तो 10 एक ही फॉलिकल लेता है तो बड़ा होकर रप्चर होता है। लेकिन 10 फॉलिकल अगर 10 को लेने जाए तो एक एक सबके हिस्से में आएगा, तो वो फॉलिकल बन नहीं पाते हैं और उसके कारण वो फॉलिकल बनते नहीं है, रप्चर होते नहीं है, तो उसकी वजह से मेंसेस आता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, कई तो ऐसी महिला है कि उनको साइकिल अगर रेगुलर नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और साइकिल उनका जैसा 1 महीने में उनको आना चाहिए वो 2 महीना 3 महीना हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा उसी की वजह से है कि फॉलिकल उसका रप्चर नहीं होता है। उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। उसमें डिप्रेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए फ्रीली ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ट्रीटमेंट लेने से वो धीरे धीरे रेगुलर में आना चालू हो जाएगा और बाद में उसको फ्यूचर में उसके ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री भी उसकी सुधर सकती है। लेकिन कई सारी महिलाएं आप जो बोल रहे हो लो हॉस्पिटल तक पहुंचती नहीं है। और हॉस्पिटल तक पहुंचती नहीं क्यों? क्योंकि उसका मैरिज, ज़्यादातर ये तकलीफ मैरिज से पहले की होती है। लेकिन वो अगर मैरिज से पहले मैं जाऊंगी तो उससे इम्प्रेशन बैड पड़ेगा, उससे तकलीफ ज़्यादा रहेगी, ये सब सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं, वो सोच के वो हॉस्पिटल तक पहुंचती नहीं है। तो बाद में उसका मैरिज होता है, मैरिज होते के बाद वो ये सोचती है कि ससुराल में क्या सोचेंगे, मैं अभी से हॉस्पिटल जाने लगी। तो इसके कारण जब तक प्रेगनेंसी उसकी रुकती नहीं है तब तक वो घर में ही रहती है और उसके कारण ये तकलीफ बढ़ती जाती है। और डॉक्टर साहब, हार्मोन इम्बैलेंस किस वजह से होते हैं? हार्मोन इम्बैलेंस में क्या है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, ऐसे कई सारे हार्मोन, जो कि शुगर है, ये सब फैक्टर हैं, वो हार्मोन के फैक्टर मेंसेस में इफेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी का थायराइड हुआ, थायराइड उसका हाई है तो उसका मेंसेस रेगुलर नहीं रहेगा, और जैसे कि थायराइड लो है तो भी मेंसेस रेगुलर नहीं रहेगा। ऐसे प्रोलैक्टिन और शुगर की तकलीफ भी इस पर इफेक्ट करती है। तो इसके कारण आपको ऐसा देखा जाए तो
हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर ये सब इफ़ेक्ट करती है, उसके कारण प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ रहती है, या फिर मेंसेस रेगुलर नहीं होता है तो हार्मोन इम्बैलेंस रहता है। ओके। और डॉक्टर साहब अभी आपने तो ये बता दिया कि साइकिल इरेगुलर नहीं होती और उसका रीज़न क्या है, प्रिकॉशन कैसा लेने का। अभी देखा जाए तो फॉलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज रहती है, फॉलोपियन ट्यूब्स वो किस वजह से है? अभी जैसे कि प्रेगनेंसी जब नहीं रहती है तब ये देखा जाता है कि फॉलोपियन ट्यूब ओपन है कि क्लोज है या ब्लॉक है। तो इस चीज़ के लिए फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो कंजेनाइटल, यूट्रस और फॉलोपियन ट्यूब का बीच का कनेक्शन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके कारण ब्लॉक हो सकती है। या फिर टीबी जैसी बीमारी में ऐसा रहता है, हमारे एरिया में टीबी का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से टीबी जिसको हुआ है उसको फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फॉलोपियन ट्यूब खुलती है और प्रेगनेंसी रहती है। HSG करके एक टेस्ट आता है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हालांकि कि जो बताता है कि फॉलोपियन ट्यूब आपकी खुली है कि बंद है, ठीक है। लेकिन कभी कभी HSG करते करते हमको ऐसा लगता है कि माइनर ब्लॉकेज है और प्रेशर देने से ठीक हो जाती है, तो हम वो कर लेते हैं साथ में, तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट भी कवर हो जाता है। और डॉक्टर साहब ये जो हिस्ट्रोस्कोपी है, लैप्रोस्कोपी है, वो बहुत सारी महिलाओं को कन्फ्यूजन है, हिस्ट्रोस्कोपी क्या है, लैप्रोस्कोपी क्या है, आप वो भी हिस्ट्रोस्कोपी ये चीज़ है कि गर्भाशय के अंदर के पार्ट में कैसा है वो देखने का, गर्भाशय का अंदर का लेयर देखने का एक टेक्निक है जो दिखाता है कि सिर्फ गर्भाशय के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं कि गर्भाशय के अंदर का उसका एरिया कैसा है, वहाँ पे कोई पॉलिप नहीं है, वहाँ पे कोई इरेगुलर चीज़ नहीं है जो कि प्रेगनेंसी रहने में उसको तकलीफ दे, या फिर प्रेगनेंसी चिपकने में, जबकि एम्ब्रियो बन जाता है कभी चिपकता नहीं है, वो चिपकने में उसको बीच में आ रहा है, वो सब देखते हैं। वो हिस्ट्रोस्कोपी में कोई टाका वगैरह नहीं आता है, सिर्फ गर्भाशय के नीचे से उसका जो योनि मार्ग है वहाँ से नीचे से दूरबीन डाल के गर्भाशय में अंदर डाल के अंदर देख लेते हैं कि कोई एनोमली नहीं है, मतलब गर्भाशय में कोई सेप्टम नहीं है, वहाँ पे कोई एडेशन नहीं है, वो सब देखते हैं, उसमें कोई टाका नहीं आता है। हालांकि लैप्रोस्कोपी है वो ऊपर जो अम्बिलिकस होता है, जो ड्यूटी होती है, वहाँ के मार्ग से उसको दूरबीन निकाला जाता है, वहाँ पे टाका आता है, और वहाँ से बाहर का एरिया देखा जाता है कि गर्भाशय के बाहर कैसा है, गर्भाशय कैसा है, उसका अंडाशय कैसा है, वो दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है, वो फैलोपियन ट्यूब वो खुली है कि बंद है, वो सब चीज़ ऊपर से देखी जाती है, जो कि लैप्रोस्कोपी बोलते हैं उसको। तो हिस्ट्रोस्कोपी अलग चीज़ है, लैप्रोस्कोपी अलग चीज़ है। कभी कभी ये लगता है कि हिस्ट्रोस्कोपी कर लिया तो हो गया, कभी कभी ये लगता है लैप्रोस्कोपी कर लिया तो हो गया, लेकिन जिसको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, अगर वो कंप्लीट करना है तो हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी दोनों करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। ओके, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी के बारे में, डॉक्टर साहब अभी नया टेक्निक आ गया है, जैसे पहला तो IUI हो गया, बाद में IVF हुआ, तो IUI ये मेनली क्या करता है? अभी IUI और IVF जैसे कि बड़े बड़े वर्ड है, लेकिन वो उससे कोई घबराने जैसी बात नहीं है। जिसको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं रुकती, अभी ये तो अच्छा है कि हमारे ज़माने में ये सब टेक्निक की शुरुआत हो चुकी है। पिछले ज़माने में प्रेगनेंसी जिसको नहीं रुकती थी वो ऐसे ही बैठा रहता था, अभी ऐसे ही बैठे रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कभी भी प्रेगनेंसी प्लान अपना कर सकते हो। तो IUI ये टेक्निक है कि जिसका स्पर्म काउंट कम है तो उसका स्पर्म काउंट में जो अच्छे स्पर्म है उसको अलग निकाला जाए, और जो अच्छे हैं उसको योनि के मार्ग से यूट्रस में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाए, वो IUI है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है और उसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है, और बहुत ही लीगल तरीके से गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, तो एकदम अच्छे से होता है। दूसरा IVF है, तो IUI बहुत ही स्मॉलर चीज़ है, वो किसी भी रैंडम क्लिनिक में कभी भी हो सकता है, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि IUI करना है, अरे मैंने तो IUI करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं है उसमें। और डॉक्टर साहब और महिला IUI करने से पहले बहुत डरती कि ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बहुत सारी महिला के मन में विचार रहते हैं, तो आप जरा इनको बताओ कि कैसा होता है, क्या IUI करने में कोई डरने वाली बात नहीं है। आप सिंपली क्लिनिक में जाओगे तो IUI सिंपल तरीके से होता है, जो कि हस्बैंड का वीर्य लिया जाता है। आपका जब अंडा रप्चर होता है, जबकि ओवम रप्चर होता है, तो रप्चर होने के दिन IUI जनरली करते हैं, और IUI के दिन हस्बैंड का सीमेन सैंपल लिया जाता है। सैंपल में से उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मशीनरी से वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद उसमें से जो अच्छे स्पर्म है वो उनके शरीर में इंजेक्शन से सिर्फ रखा जाता है। उसमें पेन भी नहीं होता है, उसमें कुछ तकलीफ भी नहीं होता है। उसमें फ्यूचर में अगर प्रेगनेंसी रुक गई तो उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशन IUI के कारण आता है, ऐसा नहीं है। जैसे ही नेचुरल प्रेगनेंसी रहती है वैसे ही ये प्रेगनेंसी है, उसमें कोई अलग बात नहीं है।
ओके। और डॉक्टर साहब अभी नया टेक्निक आईवीएफ है, आईवीएफ के बारे में भी आप बोल रहे हैं। आईवीएफ एक अच्छी चीज़ आई है जो कि सही से इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छा है। जिस कपल को प्रेगनेंसी रुकती नहीं है नेचुरल तरीके से या आईयूआई से, तो उसके ऊपर का टेक्निक आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक बंदे कोई भी लेडीज़ को स्टिमुलेट किया जाता है इंजेक्शन देके, उसके बहुत सारे ओम बने जाते हैं और वो सब पिकअप करके नीडल से एक चैम्बर में ले जाते हैं। जैसे कि कोई लेडीज़ का 10 निकला, कोई किसी का 5 निकला, किसी का 2 निकला, वो सब ओम स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड का स्पर्म भी अलग से लिया जाता है, सीमेन अलग से लिया जाता है, और वो सीमेन में से स्पर्म सब अच्छे से कलेक्ट करते हैं। दोनों को फिर मिला के एक एम्ब्रियो डेवलप करते हैं जो कि ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। वो एम्ब्रियो डेवलप करके अच्छे एम्ब्रियो कितने बने वो देखते हैं। जैसे कि अच्छे एम्ब्रियो मानो कि 4 बने, तो चारों 4 को फ्रीज करके देख लेते हैं कि भाई अच्छे बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में वो ब्लास्टोसिस्ट को उसके शरीर में ट्रांसफ़र किया जाता है, और ट्रांसफ़र करके वो वहाँ पे चिपक जाते हैं और प्रेगनेंसी रुक जाती है। वो कोई मिराकल नहीं है, एक बहुत ही अच्छा सा साइंस है, और वो साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारे हॉस्पिटल में पिछले 4 महीने से ये आईवीएफ का फैसिलिटी आ चुका है, और वलसाड़ में हम अभी आईवीएफ शुरू कर रहे हैं। तो अभी ये भी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे ही वलसाड़ में हो जाएगा। हमारे पास आईवीएफ का जो टेक्नोलॉजी है वो सूरत और मुंबई को टक्कर मारे ऐसा है, तो किसी को सूरत मुंबई वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पे ही काम हो जाएगा आपका। दूसरा कि कॉम्प्लिकेटेड केस जो होते रहते हैं प्रेगनेंसी में, कहीं पर सुना होगा कि प्लासेंटा प्रीविया है या फिर बीपी का तकलीफ है, शुगर का तकलीफ है, वो सब कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल केस जो पहले सूरत भेजने पड़ते थे, वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ऑब्स्टेटिक आईसीयू भी आ गया है। तो ऑब्स्टेटिक आईसीयू आने की वजह से क्या होता है कि जो क्रिटिकल केस है, जिसको डिलीवरी के बाद जोखिम ज़्यादा है लेडीज़ को या फिर बच्चे को, तो वो जोखिमी केस हम लेते हैं, क्योंकि वो जोखिम उसमें हम मास्टर है। और उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, फिजिशियन हमारे साथ है, तो फिजिशियन उसका केयर करते हैं, स्पेशल उस पर ही फोकस करते हैं, और उसको उसकी जान बचाने में हम सक्षम रहते हैं। ऐसे जैसे कि हमारा एरिया है सिकल का एरिया है, सिकल डिसीज़ वाले, हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट काफ़ी हमने अभी तक ट्रीट कर चुके 3 महीने में। और दूसरा हमारे पास फीटल मेडिसिन का फैसिलिटी भी है। फीटल मेडिसिन का फैसिलिटी से बच्चे में अगर कुछ तकलीफ रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन रहा, तो पहले से पता चलता है। उसका प्रोसीजर है एमनियोसेंटेसिस, सीवीएस वगैरह प्रोसीजर रहता है, जो कि बच्चे के क्रोमोसोम वगैरह भी देखने को मिलता है। क्रोमोसोमल एनोमली किसी को है तो उसके लिए हमको पहले सूरत भेजना पड़ता था, वो भी अभी हम वलसाड़ में संस्कार हॉस्पिटल में ही कर रहे हैं सब। ओके डॉक्टर साहब, और बहुत सारी महिला है आईवीएफ अगर करने का सोचते हैं, तो कई ऐसा उनको बोलते हैं कि आईवीएफ में ट्विंस होता है, कई 3 बेबी भी होते हैं। तो अगर उस केस में ये जो प्रेगनेंसी के टाइम, अगर डिलीवरी के टाइम ट्विंस है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम होता है? अभी प्रेगनेंसी में ट्विंस रहना और ट्रिपलेट रहना वगैरह सब कॉमन हुआ बिकॉज ऑफ आईवीएफ। अभी आईवीएफ में क्या करते हैं कि सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए 2 या 3 एम्ब्रियो उसके शरीर में ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो अगर ट्रांसफ़र हुआ, सबके सब अगर बैठ गए, अगर 2 ट्रांसफ़र करते हैं हम जनरली, तो दोनों बैठ गए और दोनों चिपक गए, दोनों का ग्रोथ अच्छे से हुआ तो ट्विंस रहा। अगर ट्विंस रहा तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ट्विंस रहा तो उसकी केयर अलग से लेनी पड़ती है, उसका इंजेक्शन वगैरह अलग से लेना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी, डिलीवरी वगैरह सब अलग से टेक केयर करके करना पड़ता है। लेकिन वो सब पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पे मेरा 13-14 साल हो गया प्रैक्टिस को, उसमें काफ़ी सारे ट्विंस हमने हैंडल किए, काफ़ी लोगों को NICU से हमने बचाया। बच्चे को जनरली ये मान्यता रहती है कि ट्विंस आता है 1.2 kg का आता है बच्चा और उसको NICU में रखना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2.5 से 3 किलो के ट्विंस भी आए हुए हैं। तो मतलब प्रेगनेंसी में ट्विंस में ऐसा जरा भी घबराने की बात नहीं है कि प्रेगनेंसी में बच्चे को NICU में ही रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसमें जो बोला जाए वैसे वैसे करना पड़ता है, उसमें आराम करना पड़ता है, उसमें कुछ खुराक करना पड़ता है, कुछ स्पेशल मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे प्रीटर्म लेबर भी उसका प्रिवेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 7-8 महीने में ही डिलीवरी हो जाए, वहाँ उसको भी हमने 9 महीना ख़त्म करवाया है, ट्विंस को भी। पर डॉक्टर साहब ने तो बताया ये चीज़ों के बारे में, महिलाओं की जो भी समस्या है, लेकिन पुरुष बांझपन भी है। जैसा कि पुरुषों में भी लो स्पर्म काउंट होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर महिला के ऊपर ही आरोप करते हैं कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पुरुषों में भी प्रॉब्लम है, उनका भी स्पर्म काउंट लो है। तो ये
ये स्पर्म काउंट जो है वो यहाँ पे चेक होता है कि नहीं होता है, उनसे ये डॉक्टर साहब से बात करते हैं। स्पर्म काउंट अभी बहुत ही एक टेक्निक वाला हो गया है, क्योंकि सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करने के लिए जब बोला जाए आपको तो वो करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपका हस्बैंड का सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट से आपका पूरा रूल आउट हो जाता है। जैसे कि एक सीमेन लेडीज़ में काफ़ी हार्मोन का टेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन, ट्यूब चेक करना पड़ता है, ये वो सब आता है, लेकिन पुरुष में एक ही चीज़ आती है, वो सीमेन एनालिसिस आती है। वो सीमेन एनालिसिस से सिर्फ पता चल जाता है कि आपका वीर्य बराबर है कि नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो जल्दी से आप दवाई चालू करो, तो आपका 3-4 महीने में एटलीस्ट सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट सुधर जाए। क्योंकि दवाई आप चालू करोगे फिर भी 4 महीना तो लगेगा स्पर्म को जनरेट होके बन के बाहर निकलने में। तो सीमेन एनालिसिस कोई भी प्रेगनेंसी जिसको नहीं रुकती है उसको 1 या 2 महीने में ही पहले वो टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी अपने को पता चल जाए कि वो फैक्टर तो है ही नहीं। और दूसरा कि पहले के ज़माने में, जैसे कि आज से हूँ 5 साल 6 साल पहले की मैं प्रैक्टिस की बात करूँ, तो पुरुषों में जो तकलीफ थी वो ऑलमोस्ट 30% जैसी थी और 70% लेडीज़ में थी। लेकिन अभी जो तकलीफ दिखी जा रही है वो 50-50 है, जैसे कि पुरुष में भी दिखी जा रही है और कभी कभी लेडीज़ में भी है। जैसे कि स्पर्म काउंट कोरोना के बाद बहुत ही डिक्रीज़ हुआ है, सबका डिक्रीज रह रहा है, तो उसके कारण प्रेगनेंसी के इश्यू भी आ रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब, अब आपने अभी ये सब बताया, तो आप हमें ये बताइए कि अगर जो महिला पीसीओएस से जूझ रही है तो क्या वो माँ बन सकती है? हाँ, ऑब्वियसली ऐसा कोई भी माँ बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पीसीओडी और पीसीओएस है तो आप माँ नहीं बन सकते, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। आप पीसीओडी पीसीओएस हैं तो उसके कारण प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, प्रॉपर अंडा बनाओ, अंडा बन के उसका रप्चर कब होता है देखो, स्पर्म काउंट कैसा है देखो, फैलोपियन ट्यूब देखो, सब अगर फैक्टर्स सही से देखो तो 90% केस में ऐसे ही प्रेगनेंसी रह जाती है। लेकिन ऐसा धीरज किसी में है ही नहीं। सब क्या बोलता है, पीसीओडी लेवल लग गया तो मतलब ये कुछ होएगा नहीं, मेरे को काफ़ी तकलीफ है, अभी कुछ नहीं होने वाला, मेरे को आईवीएफ ही करना पड़ेगा, ऐसा जरा भी नहीं है। आप सब्र रखो, स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करो। स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट में आपको 80-90% तक तो रिजल्ट ऐसे ही मिल जाएगा। अभी डॉक्टर साहब, अभी आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका इतना एक्सपीरियंस में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस था क्या कि उसमें थोड़ा आपको इश्यू आया लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और वो जो पेशेंट थे वो हंसी खुशी से यहाँ से गए? मेरा सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जो बोलते हैं वो 18 साल से प्रेगनेंसी नहीं रुके, ऐसा एक केस था जिस पेशेंट में 18 साल प्रेगनेंसी मैरिज को हुए, 18 साल से वो आईवीएफ भी करवाया, आईयूआई भी करवाया, आईवीएफ ऑलमोस्ट 6 से 7 करवाए, फिर भी प्रेगनेंसी उसकी रुकी नहीं। लेकिन हमने सिंपल टेक्निक से, नेचुरल वे से, सिर्फ ओव्यूलेशन इंडक्शन से, मतलब कि दवाई सिर्फ दे के उसको स्टिमुलेट करके उसको प्रॉपर टेक्निक बताया कि कैसे करना है, और उससे ही प्रेगनेंसी रुक गई उसकी, और उसको 2 kg का बच्चा है और 18 साल के बाद उसके घर में खुशी आई, विदाउट आईवीएफ, विदाउट आईयूआई, नॉर्मली हुआ। दूसरा एक केस है जिसमें 7 बार पेशेंट को प्रेगनेंसी रुकी लेकिन बच्चा हाथ में नहीं आया। हर बार 2 या 3 महीने पे बच्चा उसको गिर जाता था। सर, ये बच्चा गिरने का मेन रीज़न क्या है? सब लोग बोलते 3 महीने तक संभालने का, 2 महीने तक संभालने का। वो ऐसा है कि अगर नीचे से मुख खुल जाए तो बच्चे को ब्लीडिंग चालू हो जाता है और बच्चा गिरता है। दूसरा ये है कि बच्चे में अंदरूनी तकलीफ है, उसके कारण तकलीफ होता है। ये जो मैं केस बता रहा हूँ, 7 बार उसको बच्चा मिसकैरेज हुआ मतलब उसको प्रेगनेंसी रुकती थी लेकिन 2-3 महीने में धड़कन बंद हो जाती थी। तो वो केस को हमने चलाया 9वें महीने तक, और 9वें महीने में उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई और उसको हाथ में एक बच्चा आ गया 2 kg का। तो मतलब ये केस हैं, वो दिखाते हैं कि मेहनत करने पे मिलता तो है। ओके डॉक्टर साहब, अभी आपके यहाँ पे जो संस्कार हॉस्पिटल है, यहाँ की फैसिलिटी क्या है? आप हमारे चैनल के माध्यम से बताओ ताकि कोई भी आए तो समझे कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे होती है, इक्विपमेंट कौन कौन से है। संस्कार हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसमें डिपार्टमेंट में गायनेक डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। गायनेक डिपार्टमेंट में रूटीन ऑब्स्टेटिक केयर ली जाती है, मतलब प्रेगनेंसी, डिलीवरी वगैरह होता है। साथ में इनफर्टिलिटी का काम भी हमारे यहाँ ज़ोरों से होता है, मतलब जिसको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है वो ट्रीटमेंट करवाता है। आईयूआई, आईवीएफ हमारे पास सब है। दूसरा कि हमारे पास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है जिससे लेप्रोस्कोपी वगैरह होती है।
लेप्रोस्कोपी जिसमें कॉम्प्लिकेटेड लेप्रोस्कोपी भी होती है, जिसमें थैली निकालने का ऑपरेशन वगैरह भी होता है, अंडाशय में कुछ गठान है तो वो भी होता है। दूसरा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में सब वैक्सीनेशन वगैरह सब होता है, और उसके साथ साथ बच्चा का NICU हमारे पास है, जो कि 15 बेड का NICU है, जिसमें हम लो बर्थ वेट वाले बच्चे, इसमें हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 550 ग्राम का बच्चा हमने बचाया है, बराबर। दूसरा है मेडिसिन डिपार्टमेंट, उसका ICU है हमारे पास। ICU में एक बेड स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक ICU का है, जिसमें सिर्फ प्रेगनेंसी वाला है और उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो बेड उसके लिए रिजर्व रहता है, और उसके लिए वेंटिलेटर और सब फैसिलिटी अलग से है। दूसरा हमारे पास ऑपरेशन थिएटर जो मॉड्यूलर है, उसमें ड्रैगर का एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन है, जो कि बहुत ही फेमस है। इक्विपमेंट बहुत ही महंगा आता है, लेकिन वो हमारे पास है, वो 2 है हमारे पास। जो जब क्रिटिकल सिचुएशन आता है तब ऐसे सब हायर इक्विपमेंट्स हमको काम आते हैं। दूसरा रेडियोलॉजी के लिए फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट मेरा भाई डॉक्टर किशन पडलिया है, जो मतलब ये सिर्फ फिटल मेडिसिन का काम करता है, जिसमें प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन रहा तो उसके लिए अलग से 3D 4D सोनोग्राफी होती है। 3D 4D सोनोग्राफी के साथ साथ कभी ज़रूरत पड़ी तो एमनियोसेंटेसिस वगैरह, फिटल रिडक्शन वगैरह प्रोसीजर भी होती है, वो सब हमारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी है जो ऑपरेशन करते हैं ऑर्थोपेडिक के, और रूटीन एक्सीडेंट वाले केस भी हम लेते हैं। तो सारी सुविधाएं हमारे एक ही रूफ के अंदर है, जिसमें बोला जाए तो गायनेक के रिलेटेड सब कुछ, मेडिसिन में सब कुछ, और रेडियोलॉजी में सब कुछ हमारे यहाँ पे सब उपलब्ध है। पीडियाट्रिक में भी सब कुछ उपलब्ध है। ओके, अभी हम मैडम से बात करते हैं। मैं डॉक्टर नेहल पाडलिया, असिस्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट सर के साथ 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और सब डिलीवरी वगैरह सब प्रेगनेंसी में कैसे खाना पीना जो भी ध्यान रखना है वो सब एडवाइस पेशेंट को देती हूँ, और सबकी कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओके मैडम, कोई अगर कोई महिला है वो उनको यहाँ तक आने में थोड़ी शर्म आती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, वही मैं बताती हूँ कि मतलब इसमें कुछ घबराने जैसा होता नहीं है। सब हमारे साथ मतलब एकदम खुल के बात करके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम आराम से उसको समझाते हैं। पर्सनली भी जो भी बात करना हो जो भी वो खुल के बता सकते हैं, और उसका मतलब उसको पूरा आंसर मिल जाए ऐसी कोशिश हम करते हैं। ओके मैडम, महिला को तो ठीक है, लेकिन जो लड़कियां हैं 10वीं में जाती है या 9वीं में जाती है, उनको उनके पेरेंट्स ने बताने के बाद अगर बाद में कुछ नहीं आया तो तुरंत आना चाहिए, आप ऐसा कुछ कहोगे? हाँ, अभी इस टाइम में टीनेज एज में भी कुछ भी तकलीफ़ हो या अर्ली मिनार्की में भी कुछ भी तकलीफ़ हो तो उसका भी तुरंत सॉल्यूशन लाने के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, कि ज़्यादा वो तकलीफ़ बढ़ ना जाए, और किसी को मतलब ये छुपाने के लिए कि ये शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ये सोल्व करना ज़रूरी है। ओके, मैडम ने भी बताया। और महिला को अभी कुछ भी समस्या होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहे सालासर न्यूज़। राकेश साल्वे के साथ सीमा साल्वे, वलसाड़।